हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का नोट्स देखेंगे। पूरा नोट्स मैंने तैयार किया है और चैप्टर को भी मैंने पिछले क्लास में पूरा कर दिया था, लाइन बाय लाइन पूरा स्टडी किया है। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट is called wildlife sanctuary. Second है species found in a particular area is known as endemic species. C. Migratory birds fly to far away places because of climatic changes. Then second question है differentiate between the following. differentiate करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में। The area reserved in a forest for protection of wild animals, और इसमें the area meant for the protection or conservation of biodiversity। इसमें बायोडाइवर्सिटी का यूज़ किया गया, कंजर्वेशन किया गया है। और इसमें एक रिजर्व एरिया है, द एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट में रिजर्व एरिया जो वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बायोस्फीयर रिजर्व द एरिया मेंट फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसीज हो और आपस में इंटरकनेक्टेड हो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरियस टाइप्स, और सब में आपस में कनेक्शन हो, इंटर रिलेशनशिप हो। इसका एग्जांपल है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसका एग्जांपल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में है। सेकंड में है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। तो जू में एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लेस फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। पब्लिक को दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, देखने के लिए जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जगह, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो जू है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पिछले क्वेश्चन में भी वैसा ही था, सेम। इसका सेकंड पॉइंट है हैबिटेट इज आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड। और इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज नेचुरल। हैबिटेट का मतलब वह प्लेस, वह जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सेकंड में है इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब है द ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल, टाइगर, लियोपार्ड, इटीसी। तो जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, लुप्त होने के कगार पे है, जो अब खत्म होने वाला है, जिसका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, नंबर इज डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग। Then extinct species, the species which are not in existence or which no longer exist, जो अब है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, खत्म हो चुका है, वो एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब ही हुआ लुप्त हो जाना, और इंडेंजर्ड मतलब लुप्त होने वाला है। इसका एग्जांपल में है डोडो और डायनासोर। डायनासोर भी है जो लुप्त हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स को बोलते हैं और फौना एनिमल को बोलते हैं। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया में जो पाया जाता है, जैसे जामुन, साल। और फौना मीन्स द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एग्जाम्पल चीता, एलिफेंट। मैंने आंसर तैयार करने वक्त ये ध्यान रखा है कि इजी वर्ड्स को यूज किया जाए ताकि आपको पढ़ने में और याद रखने में भी इजी हो पाए और आप रिमेम्बर कर सकें और एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाए इजी वर्ड्स में और अपने वर्ड्स में। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। इन पॉइंट्स पे
क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन टॉपिक जो है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट का खत्म होना, डिप्लीटिंग। तो वाइल्ड लाइफ पे क्या असर है, वाइल्ड एनिमल्स पे, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स, क्या असर है वाइल्ड एनिमल्स पे। ट्रीज आर द हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ट्रीज जो होता है वो बहुत सारे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है। दे ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड, वो लोग ट्रीज पे फूड के लिए, अपने खाने के लिए भी डिपेंड रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और डिफॉरेस्टेशन होने से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स पे ऐसा असर पड़ रहा है। देन इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे। तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन एंड इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर which increases the temperature and gives rise to global warming. मीन्स डिफॉरेस्टेशन होने से, डिफॉरेस्टेशन से ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो कम होने लगता है। पेड़ कट गया, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ कट गया, पेड़ कट गया तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा पेड़ पौधों से ही आता है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स से। तो पेड़ ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन कम होते गया, डिक्रीज होते गया, एंड इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया, क्योंकि पेड़ अगर होता तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता और ऑक्सीजन को छोड़ता, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, तो वो टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हॉटनेस बढ़ गया। तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग, पूरा गर्म हो जाता है अर्थ धीरे धीरे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, एंड लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का लेवल को भी कम कर देता है। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, एंड सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, और इससे नेचुरल कैलामिटीज होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। सॉइल इरोजन भी होता है, ये सब कुछ होता है। इन्वायरमेंट पे असर डिफॉरेस्टेशन का। देन विलेजेस मतलब रूरल एरियाज, रूरल गांव के एरिया में क्या असर होता है। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन देयर इज लेस रेनफॉल, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी टेक्स प्लेस विच अफेक्ट द विलेज लाइफ। बारिश कम होने लगता है और फर्टिलिटी भी कम होने लगता है। देन अगला है सिटीज मतलब अर्बन एरियाज। सिटीज में क्या असर होता है, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, हम लोग ऊपर जस्ट देखे ही अभी। एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ पॉल्यूशन, हेंस इट अफेक्ट्स सिटी लाइफ ऑल्सो, और वहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ता है और सिटी लाइफ को भी अफेक्ट करता है ऐसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये सब एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब पॉइंट्स जो है क्वेश्चन आंसर के इर्द गिर्द घूमता है। डिफॉरेस्टेशन का जितना भी टॉपिक है उसमें यही सब लाइन यूज होता है, तो अच्छे से समझना है, और फिर अपना वर्ड्स यूज करके भी आप आंसर बना सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला है अर्थ पे क्या असर होता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द लाइव्स, LIVES है, लाइव्स ऑन द अर्थ। जितना भी जीव है, जीवन है अर्थ पे, उसको पूरा असर उस पे होता है डिफॉरेस्टेशन का, सब पे। इट डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो चेंजेस द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता है। ऑल दिस रिजल्ट्स इन डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुभूमि हो जाता है, डेजर्ट बनने के ये रास्ते पे आ जाता है। इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। विच डिस्टर्ब्स द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ के एटमोस्फेयर को डिस्टर्ब करता है ऐसे। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज अफेक्टेड सीवियरली, अंडरग्राउंड वाटर भी अफेक्ट होता है। तो हम लोग पिछला जो टॉपिक्स है, पिछला जो क्वेश्चन है, नोट्स है अभी पढ़े, उसमें भी ऐसे ही कुछ बात था, और अभी भी ऐसे ही बात था। पिछला टॉपिक में भी हम लोग पढ़े सॉइल इरोजन होता है, फर्टिलिटी कम होता है,
सॉइल का फर्टिलिटी कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसका बैलेंस को बिगाड़ता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम होता है। तो ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही लाइन बाय ये सब लाइन जो है बार बार यूज होगा, आगे भी हम लोग देखेंगे ऐसे ही। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। अगला है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन पे डिफॉरेस्टेशन का क्या असर होने वाला है, तो देखते हैं। फिर से वैसे ही हम लोग, वैसे ही पॉइंट्स मिलने वाला, वैसे ही वर्ड्स मिलने वाला है जो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़े। जैसे देखो, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फ्लड्स एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अफेक्ट होता है, चेंज होने लगता है, सडन कुछ भी होता है। देयर विल बी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स कमी, लैकिंग, स्कार्सिटी। देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड क्लीन इन्वायरमेंट। फूड का भी कमी हो सकता है, हो जाएगा, और क्लीन इन्वायरमेंट का कमी होगा, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन वोंट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पेसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जीव जंतु अपना घर खो देगा, हैबिटेट का लॉस हो जा रहा है उनका, पेड़ कट होने से। तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं, आगे का जनरेशन के लोग, वो लोग देख ही नहीं पाएंगे ये सब बहुत सारे एनिमल स्पेसीज को। दे विल फेस प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप। उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा हर एक स्टेप पे। अब ये है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। अगर हम लोग ट्रीज को कट करते ही जाएंगे तो क्या होगा। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको याद रह पाए। तो देखते हैं क्या होगा अगर ट्रीज को हम कट करते जाते हैं तो। द टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े ये सब। द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज टू ऑकर विल इंक्रीज। जो नेचुरल कैलामिटीज है, फ्लड आना हो गया, ड्रॉट आना हो गया, ये सब का चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएगा। वाटर साइकिल विल बी डिस्टर्ब्ड। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा। मैनी एनिमल विल लॉस्ट देयर हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल अपना हैबिटेट को खो देगा, घर खो देगा। स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल, उन्हें बारिश का बहुत कमी हो जाएगा। देन ग्लोबल वार्मिंग, बार बार ये आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब हम लोगों को याद रखना है। सारे क्वेश्चंस जो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है उसमें यही सब घूम घूम करके यूज होना है। देन सेकंड में है क्या होगा इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। अगर कोई एनिमल का हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया जाए, उसका घर को डिस्टर्ब कर दिया जाए जहाँ रहता है, तो क्या होगा। देन पॉइंट वाइज मैंने लिखा है इसका भी। द एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल बी इंडेंजर्ड। वो अपना नेचुरल घर खो देगा और इंडेंजर्ड हो जाएगा। इंडेंजर्ड मतलब लुप्त होने के कगार पे आ जाएगा, गायब होने के कगार पे आ जाएगा, खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। द एनिमल्स विल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो एनिमल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ेगा खाना और घर के लिए ढूंढने के लिए। देन अब क्या होगा इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड। अगर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, या टॉप लेवल रिमूव हो जाए तो क्या होगा। देन रिमूवल ऑफ टॉप लेवल ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर लेवल ऑफ सॉइल। ऊपर का टॉप लेवल ऑफ सॉइल जब हट जाएगा, इरोज हो जाएगा, सॉइल इरोज हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो नीचे का जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा, सामने आ जाएगा। विच इज हार्ड एंड रॉकी, जो कि हार्ड होता है और रॉकी होता है इन नेचर, एंड आर लेस फर्टाइल, और लेस फर्टाइल भी होता है, फर्टाइल भी नहीं होता, लेस फर्टाइल होता है। तो दिस प्रोसेस विल टर्न इट बैरन एंड इनफर्टाइल। बैरन मतलब बंजर, और इनफर्टाइल मीन्स तो आप जान ही रहे हैं जिसपे कुछ उपजाया ना जा सके। इनफर्टाइल मतलब जिसपे कोई क्रॉप प्रोडक्शन ना हो। तो वो क्या हो जाएगा वो बंजर रहेगा वो जमीन। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। हम लोग को आंसर इन ब्रीफ करना है। वाई शुड वी
कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग क्यों बचाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को? द वैरायटी ऑफ वेरियस लाइव्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एरिया आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। बहुत तरह के जीव जंतु, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। दोनों प्लांट और एनिमल जो है आपस में इंटर डिपेंडेंट है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है दोनों का। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे से बराबर बराबर आपस में, मतलब प्लांट भी एनिमल पे डिपेंडेंट है और एनिमल भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, तब बोलते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है अब जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ वन विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय द अदर। अगर एक को डिस्ट्रॉय करोगे, डिस्ट्रक्शन एक का होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑफ वन, so destruction of one will automatically destroy the other and it will also disturb the food chain। तो फिर दोनों में से कोई एक अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर फूड चेन को भी डिस्टर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन में सब मिला हुआ रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। हेंस बायोडाइवर्सिटी हैज टू बी कंजर्व्ड, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन नेचर्स बैलेंस, ताकि नेचर का बैलेंस मेंटेन रहे। एंड टू सेव द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी यह जरूरी है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आपस में मिल करके रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं कोई एक जगह पे। देन अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो बोला जाता है वो भी सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्यों? तो आंसर है, पीपल लिविंग नियर टू फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर मेनी पर्पसेस एंड देयर ओन नीड्स। आसपास में जो पीपल रहते हैं फॉरेस्ट का, वो लोगों का बहुत सारा जरूरत का चीज जो होता है वो फॉरेस्ट से ही पूरा होता है, फॉरेस्ट से ही उन लोगों का आना जाना सब बहुत सारा पर्पस उन लोगों का पूरा होता है। सो द फॉरेस्ट आर नॉट फुल्ली सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट सेफ नहीं है। दे किल एनिमल्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स ऑल्सो, वो लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी एनिमल को किल कर देते हैं यूज करने के लिए। नंबर 3 में है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ? ट्राइबल मीन्स आदिवासी लोग। ट्राइबल कैसे डिपेंड रहता है जंगल पे? ट्राइबल्स जनरली लिव्स इन जंगल्स, जनरली वो लोग जंगल्स में ही रहते हैं। और नियरर टू जंगल्स they depends on forest resources to fulfill their daily needs. They get food, fodder and other resources for their livelihood. livelihood का मतलब होता है जीवन यापन, उनके जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा चीज जो है, फूड, फॉडर, ग्रेन, बहुत कुछ फॉरेस्ट से मिल जाता है, तो वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड होता है। देन What are the causes and consequences of deforestation? फिर से डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिफॉरेस्टेशन का कॉजेज क्या है, क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, क्या होगा डिफॉरेस्टेशन होने से और क्यों होता है? कॉजेज देखते हैं पहले, क्यों होता है। तो कॉजेज है, फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर टू गेट लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स। बहुत सारे पर्पस के लिए फॉरेस्ट का एरिया को क्लियर कर दिया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, रोड बनाना है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर ही करना है, खेती बाड़ी ही करना, तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, तो उस लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगल को क्लियर कर दिया जाता है। देन फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स, ये दो नाम ऐसा है जो नेचुरल कारण है, नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अलग से कि नेम टू कॉजेज, नेम टू नेचुरल कॉजेज विच लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ का कटिंग करना या पेड़ को जंगल को क्लियर करना, जंगल को कट करना, डिफॉरेस्टेशन करना, वो तो ह्यूमन कर रहा है, हम लोग जान रहे हैं, ह्यूमन बींग्स कर रहा है। लेकिन कभी कभी फॉरेस्ट फायर हो जाता है
आग लग जाता है फॉरेस्ट में, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, जो कि नेचुरली होता है, इंसान का हाथ नहीं रहता है उसमें। तो ये दो पॉइंट ऐसा है जो नेचुरल कॉज है, इसको ध्यान में रखना। फॉर वुड्स टू प्रिपेयर फर्नीचर बनाने के लिए भी वुड्स चाहिए होता है, तो भी ह्यूमन जो है डिफॉरेस्टेशन करता है, पेड़ का कटिंग करता है। देन हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत कुछ आएगा इसमें, मैंने इतना ही पॉइंट दिया है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या रिजल्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है, हम लोग देखे ही पिछले क्वेश्चंस में, फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल में कमी। तो ये सब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। देन हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक which keeps records of all endangered species, all endangered plants and animals in a systematic manner। एक सिस्टमैटिक मैनर में रेड डेटा बुक में सारा इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का लिस्ट रहता है। जो प्लांट्स एनिमल्स कम हो गया है, उसका गिनती कम हो गया है, नंबर कम हो रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, होने वाला है, उनका लिस्टिंग किया जाता है और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि वो लोग एक्सटिंक्ट ना हो, उनको बचाया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ही होता है पलायन करना, एक दो जगह से दूसरे जगह चला जाना, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए स्पेसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, अपने घर से, टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर। साल का कोई पीरियड में, पूरे साल में कोई एक समय आता होगा जब कोई स्पेसीज माने प्लांट बर्ड्स का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, वो अपना हैबिटेट को छोड़ करके दूसरे जगह में जाता है, अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह में जाता है साल के कोई भी पार्ट में। क्यों? फॉर ब्रीडिंग और टू गेट सम फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ब्रीडिंग के लिए, आगे का जनरेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो ख़राब हो गया, बहुत ठंडा हो गया या बहुत गर्म हो गया है या बहुत बारिश हो रहा है, वहाँ रहा नहीं जा सकता है, तो वो लोग भाग करके, उड़ करके या चल करके कहीं और चला जाता है ताकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल पाए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल पाए और वो लोग आगे रिप्रोडक्शन करके, ब्रीडिंग करके आगे का जनरेशन को बढ़ा पाए। इसलिए वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? क्या एवर इंक्रीजिंग डिमांड जो है फैक्ट्रीज का हो रहा है, शेल्टर का हो रहा है, घर का हो रहा है, ह्यूमन बींग का, ये सब डिमांड जो है कभी ख़त्म ना होने वाला डिमांड, इसके लिए पेड़ों को कटिंग कर दिया जा रहा है, क्या ये सही है, जस्टिफाइड है? नहीं, नो। कटिंग डाउन ट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट जस्टिफाइड। Trees provide home to wide range of animals and microorganisms. They give oxygen and consume carbon dioxide from atmosphere, providing us good quality air. They protect against soil erosion and natural calamities like floods. They protect the earth from global warming and greenhouse effects done by humans. The cutting of trees and forest will disturb the nature's balance. Trees should not be cut for any project and personal benefits. It should be preserved so that our future generations can get pollution-free, green, clean environment. Question number 7. How can you contribute to the maintenance of the green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. आप ग्रीन लोकेलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट में है हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, स्टॉप अदर्स टू कट ट्रीज, लोगों को रोकना चाहिए कट करने के से, ट्रीज कट ना करें, वाटरिंग द प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग देम, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर टू सेव ट्रीज, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि ट्रीज हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं,
तो ट्रीज को नहीं कट करना है। देन अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। रेनफॉल को कैसे कम करता है डिफॉरेस्टेशन? व्हेन डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। दिस राइज इन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, विल अफेक्ट द वाटर साइकिल, वो वाटर साइकिल को अफेक्ट करता है। डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल विल रिजल्ट इन लेस रेनफॉल एंड ड्रॉट्स। और डिस्टर्बेंस जो वाटर साइकिल में आ जाता है उससे बारिश भी कम होता है और सूखा भी पड़ जाता है। देन अगला क्वेश्चन है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड। पेपर क्यों बचाया जाना चाहिए? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाई विच यू कैन सेव पेपर। कैसे हम लोग पेपर बचा सकते हैं उसका लिस्ट करें। इफ 1 ton of clean white paper is to be produced, 17 full grown trees are cut down. Trees plays a major role in maintaining a balance in nature, as we had already studied. So it is essential to save paper in order to protect the trees. Trees को बचाना है तो हमें पेपर भी जुडिशियसली यूज करना होगा, पेपर को कम यूज करना होगा, पेपर को रीयूज करना होगा, रिसाइकिल करना होगा, पेपर को बचाना होगा। और क्या क्या वेज है, वेज टू सेव पेपर, क्या क्या वेज है बचाने के लिए? रिसाइकलिंग द पेपर, रीयूजिंग द पेपर, रीयूज द पेपर, इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर, मैंने बचा के चलना है। इकोनॉमिकल मतलब पेपर शुड नॉट बी बर्न्ड, पेपर को जलाया नहीं जाना चाहिए, उसको रिसाइकिल करवाना चाहिए। इतना ही यहाँ पे नोट्स पूरा हुआ इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए इस चैप्टर का और स्टडी का। और आप लोगों को अगर कोई नोट्स का, कोई चैप्टर का, स्पेशली अगर कोई चैप्टर पढ़ना हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर किसी किन्हीं का एग्ज़ाम्स हो या फिर यूनिट टेस्ट हो, क्योंकि एक व्यूअर का मुझे रिक्वेस्ट आया था तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये चैप्टर को पहले कर दिया। अभी तो मैं चैप्टर 3 पढ़ाने वाला था, लेकिन चैप्टर 7 को मैंने अभी पढ़ा दिया, क्योंकि एक व्यूअर को ज़रूरत था, क्योंकि उसका यूनिट टेस्ट आ रहा था। तो ऐसे ही आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आपका टेस्ट अप्रोचिंग है या फिर ज़रूरत है, या फिर कोई भी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।